Hello students, good morning. How are you? So dear students, हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और जिसके अंदर हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था कि भारतीय संविधान हमें क्या देता है, भारतीय संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, भारतीय संविधान कैसे बना था। इन सारी बातों के बारे में हमने पीछे वाले चैप्टर के अंदर सारी बातें की हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं जो भारतीय संविधान हमें देता है। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में नहीं बताता, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर उसकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है, जिससे सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। बीते 50 वर्षों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। हमारे संविधान के जो तीसरे भाग के अंदर जो हमारा जो संविधान है उसके तीसरे भाग के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मौलिक अधिकारों का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसका क्या महत्व है। 1982 में एशियाई खेलों के हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर जो दिया हुआ है वो पढ़ते हैं हम। 1982 में एशियाई खेलों में पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदार की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियमों का निर्माण किया और उसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी गई, उनको कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन किया और सर्वोच्च न्यायालय में न्याय याचिका दायर की। उन्होंने दलील की कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी में से कम मजदूर देना या बेकार देना बंधुआ मजदूरी देना जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि भाई मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। उसके बाद सेकंड जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या बताया गया है कि सरकार ने 1982 के अंदर काफ़ी सारे स्टेडियम और फ्लाईओवरों का निर्माण किया था। उसके अंदर बहुत सारे मजदूरों की भर्ती की गई थी, लेकिन उन मजदूरों को उनके काम के अकॉर्डिंग उनको मजदूरी नहीं दी गई, जिसके अंदर जो समाज के जो वैज्ञानिक टीम है उन्होंने इस बात की जाँच की और उनको पता लगा कि इनके साथ बहुत ज़्यादा उनके जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और उन्होंने कोर्ट के अंदर अपील की और कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि उन मजदूरों को उनकी मजदूरी उनके काम के अनुसार दी जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है मंचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया था, वो 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मणिगांव जिले के चुबरी गाँव का रहने वाला था। उस पर यह आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट लगाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया था। चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई अस्पताल के अंदर उसको भर्ती करा दिया गया था और वो सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को दो बार 1967 और 1996 के अंदर चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ हो गया और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा और मंचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छुड़ाया गया। उस समय उसकी आयु जो है 77 ईयर हो चुकी थी। इस प्रकार वो 54 वर्ष हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे में एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त की गई एक टीम के द्वारा बंदिशों का निर्माण किया गया का जो निरीक्षण किया गया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगर वो मान लीजिए अगर वो जो निरीक्षण अगर ना होता उस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, तो वो तो उसकी तो बेचारे की पूरी ज़िंदगी जो है जेल के अंदर ही ख़त्म हो जाती। ना उसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था, ना उसकी कोई सफाई में कोई वकील, ना ही उस पर कोई सुनवाई। यानी कि मंचल का जो पूरा जीवन है वो व्यर्थ व्यतीत में चला गया और मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। और हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसका अर्थ है कि हर
नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और पवित्रता सुनाने का अधिकार है। यानी कि कोई भी अगर हम किसी को शक की बिना पे या मुजरिम मानकर उसको अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने मुकदमे की पैरवी कर सके, अपने गुनाह को साफ करने के लिए अपनी सफाई दे सके और अपने मुकदमे को लड़ सके। जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं तो इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है और दूसरे में भी जिसमें मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिली थी और वे हकदार थे और शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कानून मजदूरों को न्याय मिल सकेंगे। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमारे संविधान के अंदर निहित है। अधिकारों की घोषणा पत्र की अधिकारों को किस तरीके से घोषित किया गया कि भारतीय संविधान के अंदर अधिकारों की घोषणा कब की गई। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों के अधिकारों तथा उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है कि इसलिए लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को शोषण के विरुद्ध सूचीबद्ध किया गया और प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्राप्त किए गए और सुरक्षित अधिकारों में ऐसी सूचियां सरकारों के द्वारा घोषणा पत्र कहते हैं और इन अधिकारों को घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन होने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों से किससे सुरक्षित करता है और नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है और यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति की अवधि के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हो और उसके अधिकार संरक्षण विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही और न्यायपालिका अपने कार्यों को संपत्ति के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार किस तरीके से निहित किए गए हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और यह मांग की थी कि अंग्रेज शासक जो है जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए और 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने संपत्ति के अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई थी और अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने की भी राय की गई थी। एक थी संविधान में उन अधिकारों की सूचीबद्ध करना और जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा देनी थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और प्रावधान बनाए गए और वो इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ही सुनिश्चित करना चाहता है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहाँ साधारण कानून अधिकारों की सुरक्षा देने और लागू करने के लिए असाधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा और स्वयं संविधान सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है और इसके अलावा सरकार को कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य कर सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों में मौलिक अधिकारों के हनन को दक्षिण अफ्रीका में संविधान में अधिकारों की घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। इसे तब बनाया गया जब लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटाने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उनके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला और यह नस्ल, रंग, गर्भधारण और वैवाहिक, जातीय और सामूहिक रंगभेद, अपंगता, धर्म, तंत्रता और आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित है। यह नागरिकों को स्वयं संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है और जिसे गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम, संपत्ति, समुचित का अधिकार, स्वास्थ्य, प्रबुद्धता और पर्यावरण से संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार और बुनियादी तथा उच्च शिक्षाओं का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
रोकने की शक्ति और इनका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है और विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य का निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन पे अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित अधिकार हो नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों का प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का वो भारतीय संविधान के अंदर हमारे नागरिकों के जीवन में लागू करने के लिए लगाया गया है, तो अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो अब वो अपनी याचिका को न्यायपालिका के अंदर अपनी याचिका डाल सकता है और न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है अगर न्यायपालिका को ये लगता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके ऊपर उनका हनन किया जा रहा है और वो उन कानूनों को रद्द कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों जो हैं भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अंदर निहित और मौलिक अधिकार हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जहाँ तक आपने पढ़ा है इसके सुंदर सुंदर और क्लियर नोट्स आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर बनाने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।